Hello, good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, is audible, fine. Good morning, sir. Wait, comments. Good morning. A video of only use now what we talk is cardiac output. जैसा cardiac output, blood heart. That means मैं हार्ट से कितना ब्लड निकल रहा है किससे? When ventricle find the cardiac output, cardiac amount of blood ventricle in 1 minute. Ventricle से भी 5 लीटर लगता है. Series means ventricle क्या चला है? 5 liters of blood is pumped out by any of the ventricle. ये हम लोग बात कर चुके हैं and various factors जिसके अंदर प्रीलोड, आफ्टरलोड, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट, 4 फैक्टर्स भी देख चुके हैं इन डिटेल which controls the cardiac output. ठीक है, अभी आज हम लोग जो है देख रहे हैं क्वेश्चन जो आता है एग्जामिनेशन में और यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आता है, दैट इज ए क्वेश्चन जो आता है डिफाइन कार्डियक output and how this cardiac output is regulated. भाई फैक्टर्स करके तो शॉर्ट नोट में उसमें से कोई भी फैक्टर पूछ लेते हैं, बट फुल क्वेश्चन आता है उसके अंदर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट आता है. और हम लोगों ने जो फैक्टर्स देखे उससे एक्चुअली रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट तो हम लोग पढ़ चुके हैं. हाउ डू वी आंसर और हाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, हाउ दिस कार्डियक आउटपुट जो 5 लीटर्स पर मिनट है लेफ्ट वेंट्रिकल से, हाउ दैट कार्डियक आउटपुट is regulated.
That is how the question is asked, and this is how the you should be attempting to answer the way I am going to talk today. ठीक है, सभी उन्हीं फैक्टर्स के बेस पे ही है. नया कंटेंट हार्डली हाउ कार्डियक आउटपुट इज रेगुलेटेड एंड describe any one method of for measuring the cardiac output का मेजरमेंट कैसे करते हैं, कोई भी एक मेथड आप डिस्क्राइब करिए. तो भाई अभी देखा जाए कार्डियक आउटपुट तो हम लोग 3 क्लास में देख चुके हैं. ये वाले क्वेश्चन को आंसर करना हो तो भी आंसर करने में तो हम लोग बोल्ड हो जाएंगे और उतना ठीक से लिख नहीं पाएंगे. तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ कार्डियक आउटपुट इज रेगुलेटेड एंड describe any one method through which cardiac how cardiac output is regulated. First half question का आंसर करने की कोशिश करते हैं. Cardiac output can be regulated by intrinsic or extrinsic regulation. ये देखो नीचे ऊपर intrinsic regulation. Intrinsic means जो हार्ट के अंदर ही है, the factors which are within the heart itself. तो इसको ऑटो रेगुलेशन भी बोलते हैं. Cardiac output is regulated by intrinsic mechanism present within the heart itself, चाहे वो एट्रियम में हो चाहे वेंट्रिकल में हो. बट वेंट्रिकल या एट्रियम हार्ट के अंदर से ही मैकेनिज्म है. एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन. एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन में एक्सट्रिंसिक मींस जो हार्ट के पहले या बाद में द हार्ट के आउटसाइड में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो भी कुछ हार्मोन्स जो भी हम लोगों ने बात किया था. तो अभी हम लोग टोटल रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट इज डिवाइडेड मेनली इनटू इंट्रिंसिक रेगुलेशन एंड एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन. इंट्रिंसिक का मतलब है जैसा कि नाम है विद इन द हार्ट, और इसीलिए विद इन द हार्ट है तो इसको ऑटो रेगुलेशन भी बोलते हैं. ऑटो रेगुलेशन देखा जाए दिस इज मेनली बाय फ्रैंक स्टालिंग. जो लास्ट टाइम हम लोग एंडास्टोलिक वॉल्यूम का रिलेशनशिप विद स्ट्रोक वॉल्यूम देखा था. दैट मींस फ्रैंक स्टालिंग मैकेनिज्म, और जितना ही वीनस रिटर्न आएगा उतना कार्डियक आउटपुट उतना स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है. दैट इज हाउ द फ्रैंक स्टालिंग मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था. फ्रैंक स्टालिंग लॉ. दैट मींस whatever is the increased end-diastolic volume, increased EDV, either आप लिख लेना, अभी यहाँ पर V is missing. Increased end-diastolic volume within physiological limit increases cardiac output while increase in stroke volume. इसको बोलते हैं फ्रैंक स्टालिंग मैकेनिज्म. और this is also called the heterometric regulation because muscle fiber का लेंथ जितना ही ज्यादा होगा within physiological limit उतना ही ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा. जितना ज्यादा एंडास्टोलिक वॉल्यूम हुआ, वेंट्रिकल में जितना ज्यादा ब्लड आया वीनस रिटर्न से, उतना ही ज्यादा मसल स्ट्रेच हुआ, उतना ही बेटर कॉन्ट्रैक्शन हुआ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ दोज क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन. एक मिनट हम इसको रिकॉर्डिंग में भी लगाते हैं. This conference will now be recorded. Okay, so what we are talking, regulation of cardiac output is via intrinsic mechanism or extrinsic mechanism. Intrinsic regulation or extrinsic regulation. Intrinsic में mostly this is via this Frank Starling mechanism. Frank Starling mechanism के through most of the cardiac output is going to be regulated. हार्ट में जितना वेंट्रिकल में जितना भी ब्लड आया पूरा का पूरा पंप आउट हो जाता है. That is the major factor. In fact, out of all this intrinsic and extrinsic, this is the most important mechanism for regulation of cardiac output. Intrinsic के अंदर ही दूसरा देखें which is of minor importance, stretch of the right atrial valve. जितना ज्यादा ब्लड वीनस रिटर्न हो गया तो वेंट्रिकल तो स्ट्रेच करेगा, लेकिन उससे पहले राइट एट्रियल वाल्व भी, राइट एट्रियम भी स्ट्रेच करेगा. अगर इंक्रीज वीनस रिटर्न आया तो राइट एट्रियम स्ट्रेच करेगा. तो क्या है वो, दैट ऐसे नोट आल्सो गेट स्ट्रेच, चैनल्स ओपन, आयन चैनल्स ओपन एंड
इसको बोलते हैं हम लोग बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। जब सीरियस रिफ्लेक्स से बात करेंगे उस समय बेन ब्रिज रिफ्लेक्स अलग से भी आएगा। लेकिन स्ट्रेचिंग, इंक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ राइट एट्रियल वॉल इंक्रीजेज हार्ट रेट। ऐसे नोड रहता है राइट एट्रियम में, तो देयर विल बी इंक्रीज इन द हार्ट रेट by 10 to 20%। भाई थोड़ी सी हार्ट रेट बढ़ जाती है इवन वाइल स्ट्रेच ऑफ राइट एट्रियल वॉल, एंड इसकी वजह से भी कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज़ कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एट हार्ट। ठीक है। थर्ड इज सर डेनब्रिज रिफ्लेक्स के बारे में बताइए ना। एक तो सीरियस रिफ्लेक्सेस बहुत सारे हैं तो उसमें बात करेंगे, लेकिन अभी इन शॉर्ट बेन ब्रिज रिफ्लेक्स हार्ट के अंदर जितना वीनस रिटर्न आ रहा है, तो वो राइट एट्रियम में जब आता है ब्लड, तो राइट एट्रियम गेट स्ट्रेच्ड, वाल उसकी राइट एट्रियम की वाल स्ट्रेच करेगी, तो राइट एट्रियम में इंपॉर्टेंट हमारा पेसमेकर ऐसे नोड लोकेटेड है, साइनोएट्रियल नोड लोकेटेड है, तो आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगी, जो उसका पेसमेकर पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा था, दैट पोटेंशियल पेसमेकर पोटेंशियल विल बी डेवलपिंग एट फास्टर स्पीड, इसलिए हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ बेन ब्रिज मैकेनिज्म। ठीक है। ओके सर। राइट एट्रियल वॉल का स्ट्रेच होके भी थोड़ी सी हार्ट रेट बढ़ेगी, और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जैसे ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। मेन तो फ्रैंक स्टालिंग मैकेनिज्म, इसलिए फ्रैंक स्टालिंग मैकेनिज्म का शॉर्ट नोट भी आता है, फुल क्वेश्चन में कार्डियक आउटपुट कैसे ही आएगा ये तो आप डिस्क्राइब ही करोगे। And diastolic volume factors affecting and diastolic volume factors affecting venous return and frank stalling. ये तो core of the heart is the major factor. Third, intrinsic, which is also part of intrinsic mechanism, rate induced regulation. Increase in heart rate increases force of contraction. Last time बता रहे थे कि अगर heart rate इतनी ज्यादा increase हो कि पुराना वाला जो कैल्शियम अंदर आया था, that calcium is not able to return back out of the cell or inside that even the sarcoplasmic reticulum, अगर बाहर ना निकले वहीं रहेगा, तो कुछ हद के बाद में, कुछ रेट के बाद में, when heart rate increases, even in each heartbeat there is increased strength of contraction due to rate induced. This is due to the increased presence of the calcium ion. जो पुराना वाला जो कैल्शियम आया तो पहले वाली हार्टबीट में आया था, वो नहीं जा पाया। ओके, देखो अभी बीच में आवाज चला गया होगा 1 सेकंड के लिए। हाँ सर, आवाज चली गई थी। हाँ, बिकॉज यहाँ पर पूरा करंट, कैंपस का करंट गया, तो अभी दे स्टार्टेड दिस थिंग। आई हैव आल्सो स्विच्ड ऑन माय मोबाइल हॉटस्पॉट। ठीक है, अभी देखो आवाज शायद कंटिन्यू हो गया, कंफर्म करो, देखो आवाज आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है, चलो, तो इंट्रिंसिक रेगुलेशन है, एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। इंट्रिंसिक रेगुलेशन हम लोग यहाँ पर खत्म कर दिया। आल्दो एक पेज में लिखा हुआ है, आपके लिए तो फुल क्वेश्चन आ रहा है। इन्हीं को फ्रैंक स्टालिंग लॉ आप ठीक से बताओगे, ये लगभग 2 हो ही गए। दिस इज व्हाट यू विल बी डिस्क्राइबिंग इन लिटिल डिटेल, एंड ये हम लोग डिटेल में फैक्टर्स के साथ में, हम लोग प्री लोड के साथ में इस मैकेनिज्म को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। सेकेंड मैकेनिज्म एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन, जो हार्ट के बाहर के फैक्टर्स हैं, वो क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से भी कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है। ठीक है, वो एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन, ये 3 मेजर फैक्टर्स अभी देखते हैं। एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन जितना भी है, दैट मींस इसके अंदर प्रीलोड या लेंथ की बात नहीं हो रही है। तो समटाइम्स although mainly it is the afterload, but sometimes all these 3 can be included in the homeometric regulation. Mainly so it is the afterload, but extrinsic regulation is mainly covered in these 3 form
three regulating factors. One is afterload, second is neural control, and third is humoral. Humoral बोलते हैं तो certain chemicals and certain hormones. जैसे xanthine देखा था last time, theophylline देखा था वो चाय का उसका. So that means various types of humoral means chemical as well as hormones. Okay. Anyway, afterload. ये afterload माने हार्ट के बाहर जो वेसल्स में ब्लड जा रहा है, एओर्टा में जा रहा है, through arterioles and finally the viscerals. If there is change in the peripheral resistance. Peripheral resistance क्या होता है? In one of the class में हम लोग peripheral resistance separately भी hemodynamics के साथ में बात करते हैं, तो separately भी बात करेंगे कभी. लेकिन at the moment you understand कि हार्ट के बाहर, हार्ट के next to the heart, that means aorta, then arteries, then arterioles. आर्टीरियल के अंदर मैक्सिमम पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्रिएट होती है. अब उनके अंदर मैक्सिमम मसल्स भी रहती हैं, स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स जितनी कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे उतना ही डिफिकल्ट होगा उस ब्लड को फॉरवर्ड मूवमेंट में. दैट में मूवमेंट ऑफ ब्लड फॉर मूविंग फर्दर फॉरवर्ड बिकम्स डिफिकल्ट. इसलिए पेरिफेरल रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम कार्डियक आउटपुट होगा. Peripheral resistance जब ज्यादा होती है तो उससे diastolic blood pressure और mainly the blood pressure increases. Blood pressure वाला class is also next class onward we will be starting the blood pressure. Now, so increase afterload, there is decreased cardiac output, and if there is a decreased afterload, there is a increased cardiac output. Afterload का मतलब आपको समझ में आ जाना है कि afterload का मतलब है we are talking the peripheral resistance. कितना hindrances है, कितना ऑब्स्ट्रक्शन है फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लड में. जितना ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जितना हिंड्रेंसेज होंगे, जितना इंटरफेरेंस होगा, उतना ही कम कार्डियक आउटपुट होगा. इंक्रीज आफ्टरलोड, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. डिक्रीज आफ्टरलोड, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. ठीक है. न्यूरल फैक्टर्स में भी हम लोग लास्ट टाइम खूब डिटेल में मैकेनिज्म एड्रेनलिन साइक्लेज के थ्रू देख चुके. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन increase cardiac output by increase in the heart rate, plus also increase in the myocardial contractility as well as venoconstriction. Sympathetic stimulation से हमारा cardiac output बढ़ रहा है by all possible mechanisms. One is by the increase in the heart rate. Second is even the muscle strength of muscle contraction also increases, and veins भी constrict करेंगी तो वो and diastolic volume or venous return will be better. So with all possible mechanisms, sympathetic stimulation result in increase in the cardiac output. ये detail हम लोग factors के साथ में देख चुके, including that how adrenaline cyclase and finally increase calcium ion and increase strength of contraction. Parasympathetic opposite effect होता था mainly by heart rate. So there is increased parasympathetic stimulation, decreased cardiac output by decrease in the ठीक है. ये कंट्रोल हो गया. इनकी डिटेल्स में डिपेंडिंग ऑन या से अगेन. सर क्या आप आफ्टरलोड फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, आफ्टरलोड इज द आफ्टर, जैसा नाम है आफ्टर, दैट मींस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला है आफ्टर, और उसके बाद में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्शन एओर्टा की साइज तो बहुत बड़ी है, तो एओर्टा में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा. एओर्टा के बाद में लार्जर आर्टरीज में भी उतना नहीं आ पाता है. मेनली या ऑब्स्ट्रक्शन जो आ रहा है उसको तो बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस, बट मेनली दिस पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज क्रिएटेड इन द आर्टेरियोल्स. वेन्स से पहले और स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल मतलब कैपिलरी से पहले आर्टेरियोल्स आती हैं. आर्टेरियोल्स के अंदर स्मूथ मसल्स भी ज्यादा होता है. आर्टेरियोल्स जितनी कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी उतना ही पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. पेरिफेरल रेजिस्टेंस मींस हार्ट के बाहर, नेक्स्ट टू द हार्ट. कार्डियक आउटपुट जो हो रहा है 5 लीटर पर मिनट निकल रहा है, लेकिन आगे की तरफ ऑब्स्ट्रक्शन है तो 5 लीटर कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा. सो इंक्रीज आफ्टर लोड, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, एंड डिक्रीज आफ्टर लोड, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट. ठीक है. ये आफ्टर लोड में, और आफ्टर लोड में भी डिटेल में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स जब देख रहे हैं. ठीक है. थैंक यू सर. यस सर. Neural control, sympathetic, increase cardiac output by all three mechanisms. Parasympathetic, decrease cardiac output,
मेनली बाय डिक्रीज हार्ट रेट। इसमें मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका इनर्वेशन ही नहीं हो रहा है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई लेफ्ट वेंट्रिकल को वेरी वेरी स्पार्स, वेरी वेरी लिटिल इनर्वेशन इज देयर। वेन्स पे क्यों नहीं हो रहा है? वेन्स की सप्लाई भी पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू, वेगस के थ्रू बहुत कम है। इसलिए पैरासिम्पैथेटिक इज डिक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट मेनली बाय इफेक्ट ऑन द एट्रिया। एट्रिया की सप्लाई होती है, वो एट्रिया के अंदर ऐसे नोड लोकेटेड, तो मेनली बाय डिक्रीज इन द हार्ट। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट बाय हार्ट रेट। डिटेल्स इन सब के हम लोग पहले देख चुके हैं। इट जस्ट हाउ डू वी आंसर टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एग्जामिनर। थर्ड इज द ह्यूमरल कंट्रोल। ह्यूमरल कंट्रोल तो 2-3 स्लाइड में, क्योंकि यहाँ पर एज ए डॉक्टर हम लोगों का काफी रोल आ जाता है, तो समझना भी, मेडिसिन देना भी, तो ह्यूमरल कंट्रोल भी देख लेते हैं, हाउ इट इज रेगुलेटेड थोड़ा सा डिटेल में। और जबकि ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इट विल बी क्विक रिवीजन ऑफ दोस डिटेल्स। थर्ड, ह्यूमरल कंट्रोल, लेट अस सी इन द सेपरेट स्लाइड। ह्यूमरल कंट्रोल जैसा बताया था, इसको हम जो है ह्यूमरल कंट्रोल देखा जाए, वन इज हार्मोनल, सेकंड इज केमिकल, थर्ड इनफैक्ट सर्टेन आयंस आल्सो। आयंस भी कई बार इसमें लगा देते हैं। देखिए पोटेशियम आयन अगर हमारा ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? कैल्शियम आयन ज्यादा हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? तो ह्यूमरल के अंदर हार्मोनल, केमिकल्स एंड आयंस। थर्ड भी आएगा आयंस। ओके, हार्मोनल, ये पांचों हार्मोन का इफेक्ट हम लोग अगेन लास्ट टाइम फैक्टर्स के साथ में देख चुके। कैटेकोलामिन्स माने इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। तो कैटेकोलामिन्स आर पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक। ये वर्ड हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया हुआ है, पहले भी यूज किया हुआ, फुल आपको याद रहे होल लाइफ। क्रोनोट्रोपिक मींस हार्ट रेट से रिलेटेड, इनोट्रोपिक मींस स्ट्रेंथ ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड। तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, पॉजिटिव इनोट्रोपिक कैटेकोलामिन्स जो भी हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनकी वजह से हार्ट रेट भी बढ़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा। थायराइड अगेन पॉजिटिव इनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, मैकेनिज्म इनकी जो है डिफरेंट है। एंड पेरिफेरल हीट वगैरह ज्यादा होके, बीएमआर ज्यादा होके आफ्टरलोड इसमें कम हो जाएगा। तो आफ्टरलोड कम हो जाएगा, दैट मींस पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ पेरिफेरल वैसोडाइलेटेशन। और थायराइड की वजह से भी हमें इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज थायराइड हार्मोन्स और थायरोक्सिन, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। इंसुलिन डायरेक्ट बेटर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट in the muscles, so direct inotropic. Glucagon similar to catecholamine effect, again positive chronotropic and positive inotropic. Growth hormone, muscles की size ही grow कर रही है, whole body की size grow करती है, तो this is also the inotropic, strength of contraction increase. तो ये हार्मोनल पांचों हार्मोन्स का देखा जाए तो सभी all available hormones are only increasing cardiac output. पांचों में देखा जाए तो उसमें कंफ्यूजन नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विल बी डिफरेंट, बट दिस मैकेनिज्म, बट देयर नेट रिजल्ट इज कैटेकोलामिन, थायराइड, इंसुलिन, ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, ऑल आर increased activity of these hormones result in increased cardiac output. Chemicals अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, कोरोना का आजकल चल रहा है काफी फेस, देखा जाए तो ऑक्सीजन, CO2 है, CO2 ज्यादा हो जाएगा तो पीएच कम हो जाता है। CO2 ज्यादा कब होगा? जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो रहा है। ऑक्सीजन कम कब होगा? जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो रहा है। कोरोना वाले में लंग्स कंसोलिडेशन, लंग्स निमोनिया, लंग्स आर गेटिंग अफेक्टेड एंड उनकी वजह से ऑक्सीजन कम हुआ, CO2 ज्यादा हुआ और पीएच, क्योंकि CO2 कंबाइंस विद H2CO3 तो एसिड बनता है, तो इसलिए पीएच कम हुआ या उसको बोल देते एसिडिटी। तीनों फैक्टर की वजह से अगर हमारा लंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो ये फैक्टर्स जिस हिसाब से चेंज होते हैं, ऑल थ्री फैक्टर्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। तो ये हो गया डिक्रीज PO2 अगर मॉडरेट टू सीवियर, माइनर में फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा टू सम एक्सटेंट हम लोग बोलते हैं ना PO2 कम हो गया या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया। आज की तारीख में काफी टीवी से लेके यूट्यूब और अपना मेडिकल फ्रेंड्स से आप सुन लोगे, यस ऑक्सीजन सैचुरेशन 97% है, 90% है और कम हो गया, तो
शुगर कम हो गया तो भाई हार्ट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, नेगेटिव फिनोट्रॉपिक। मॉडरेट टू सीवियर हाइपोक्सिया, PCO2 ज्यादा रहेगा, अगेन दैट्स आल्सो नेगेटिव फिनोट्रॉपिक, दैट मीन डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। एंड pH कम माने एसिडोसिस, CO2 रिटेंशन की वजह से, दैट्स आल्सो नेगेटिव एनोट्रॉपिक। तो हमारा लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अगर हमारा पैरालाइज हो रहा है, फेल हो रहा है, तो दैट विल बी आल्सो नेगेटिवली अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट। थर्ड है आयंस, पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम आयन। ये पोटेशियम का बड़ा बार बार कैल्शियम के इंजेक्शन भी लगाते हैं कुछ मरीजों को। पोटेशियम बहुत ज्यादा हो गया तो पोटेशियम हमें कम करना पड़ता है। तो पोटेशियम और कैल्शियम का हम लोग सेपरेट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, व्हाई हाउ दिस पोटेशियम अफेक्ट्स द कार्डियक आउटपुट एंड हाउ दिस कैल्शियम अफेक्ट्स द कार्डियक आउटपुट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अब तक की तीनों स्लाइड्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस and next we come to how this calcium ion and how this potassium ion, और पोटेशियम आयन हम बढ़ने ना दें ब्लड में, जो कंप्रोमाइज पेशेंट है, आईसीयू में एडमिटेड है, और कैल्शियम आयन भी जरूरत पड़ने पे दें। तो देखते हैं किस तरीके से ये इफेक्ट करेंगे। इन जनरल देखा जाए कैल्शियम आयन कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा और इंक्रीज पोटेशियम आयन कार्डियक आउटपुट कम करेगा। पोटेशियम आयन कैसे कार्डियक आउटपुट कम करेगा, कैल्शियम आयन कैसे कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। या सर एक बार इसके पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके, टेक दैट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्सटेंडेड रेगुलेशन। ओके, थैंक यू सर। ओके, एंड ये ह्यूमरल कंट्रोल का भी हो गया। आयंस का सेपरेटली, आल्दो इन शॉर्ट आयंस का बता दिया। Increase potassium ion, less cardiac output, less stroke volume, then less cardiac output. Increase calcium ion, increase strength of contraction और increase cardiac output. अब ये पोटेशियम और कैल्शियम का स्लाइटली डिटेल में थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं, जो कि फैक्टर्स में कवर नहीं किया जाता। देखो पोटेशियम आयन, देखो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, शुरू में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और सब पोटेंशियल चेंजेस इन द कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में पहले पढ़ चुके हैं। सब चीजों में मैकेनिज्म फाइनली वहीं पहुंचना है। इसलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ये हम लोगों को याद ही रहने हैं। आयनिक बैलेंस कैसा रहता है सेल के अंदर, सेल के बाहर, और किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल माने हाउ द सेल इज स्टिमुलेटेड एंड कैसे कंडक्शन हो रहा है, उसी की वजह से एक्टिविटी या तो फास्ट होती है या स्लो होती है। पोटेशियम आयन एक एक करके देखना, पूरी स्लाइड में भी इस हिसाब से आपको फोकस कर रखा है। इंक्रीज पोटेशियम आयन, इंक्रीज पोटेशियम आयन होगा तो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम हो जाएगा। अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम लोगों का सपोज -70 है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब पढ़ते हैं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर में कितना डिफरेंस है, उसको बोलती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एच पर एक कन्वेंशन, हम लोग अंदर की तरफ वाला लिखते हैं, अंदर की तरफ वाला पढ़ते हैं, अंदर की तरफ वाला बोलते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज जनरली -70 इन द मसल्स। तो -70 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। लेकिन पोटेशियम आयन और किस वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है, वो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप प्लस द membrane permeability characteristic of cell membrane for sodium and the potassium ion, उसमें भी देख चुके थे। पोटेशियम आयन के लिए सेल मेम्ब्रेन इज वेरी परमिएबल इन रेस्टिंग स्टेज आल्सो, विदाउट स्टिमुलेशन पोटेशियम आयन के लिए तो परमिएबल है, और सोडियम के लिए स्टिमुलेशन के बाद ही परमिएबल होती है। ठीक है, हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट पोटेशियम आयन ज्यादा होगा तो अगर हम लोगों को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ब्लड में, तो पोटेशियम आयन सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर जाएगा तो -70 विल बिकम द -60 और -40 जो भी है। तो सेल मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीजेस, लेस नेगेटिव होगा। तो अब जब ऐसे नोट सैंपल्स आई, अब जब उसको स्टिमुलेट करना पड़ा तो हमें पता है कि स्लो चैनल, फास्ट चैनल कैल्शियम आयन का रोल इवन एक्शन पोटेंशियल में आता है। पहले 2 फेज
तो टोटल इंक्रीज डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल, वो पहले जो -70 से +40 की तरफ जा रहा था एक्शन पोटेंशियल में, अभी -30 से -40 से उसकी तरफ जा रहा है। तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज डिक्रीज। इसकी वजह से उसी फेज के बीच में होता था कैल्शियम आयन एंट्री, तो कैल्शियम आयन एंट्री इज आल्सो रिड्यूस्ड एंड रिजल्ट इज देयर इज डिक्रीज इनोट्रॉपी और डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और कई बार डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज टू सच एन एक्सटेंट इवन एवी ब्लॉक, एट्रियोवेंट्रिकल ब्लॉक, वो हार्ट एट्रियम से ऐसे नोट से वेंट्रिकल की तरफ भी नहीं जा पाएगी, इवन हार्ट ब्लॉक भी हो जाएगा। हार्ट ब्लॉक माने हार्ट विल स्टॉप बीटिंग फॉर सम टाइम। इंक्रीज पोटेशियम आयन कैन स्टॉप आवर बीटिंग हार्ट। नेगेटिव इनोट्रॉपी तो हो गई, एंड अगर पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा है, वो पोटेशियम आयन हमने ब्लड में कम नहीं किया, इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग मेजरमेंट करते हैं सीरियस पेशेंट्स में, तो अगर वो कम नहीं किया, पोटेशियम आयन तुरंत कम नहीं किया, तो फिर हमारा इवन हार्ट ब्लॉक और एरिथमिया, हार्ट ब्लॉक माने एरिथमिया माने एनी चेंजेस इन द रिदम। तो नॉर्मल 72 टाइम्स बीट रेगुलर होना है, अब वो रेगुलर नहीं है, हार्ट ब्लॉक ही हो गया, बीटी पास ही नहीं हो रही, तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आल्सो मे हैपन विद द इंक्रीज पोटेशियम आयन। ये मैकेनिज्म बहुत समझ के पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अभी भी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन। इंक्रीज पोटेशियम आयन result into negative inotropy because resting membrane potential कम हुआ, intensity of action potential will be less, time भी कम मिला, less calcium ion entry and less activity हो रही। even AV node में even complete block तक भी हो सकता है। हार्ट में हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, हार्ट फेल्योर नहीं, हार्ट ब्लॉक बोलते हैं, and the heart may stop beating if there is very excess of पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन जनरली कितना रहता है? अराउंड 4 to 5, 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 9-10 भी हो जाता है तो इसमें काफी सारा सीरियस प्रॉब्लम इन द बॉडी। इवन अबव 6 onward देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये पोटेशियम आयन का रोल है। कैल्शियम आयन सिंपल है, बिकॉज़ प्लेटिव फेज में जितना कैल्शियम आयन जा रहा है, जितना बाहर अवेलेबल है, तो डिक्रीज कैल्शियम आयन नेगेटिव आइनोट्रोपी व्हिच इज सिमिलर टू इंक्रीज potassium ion, positive the increase calcium ion, positive inotropy opposite to potassium ion। ठीक है, कैल्शियम आयन उतना मुश्किल नहीं है समझना, पोटेशियम आयन को समझना जरूरी है। दैट एक बार मैंने देख लिया तो यू शुड बी एबल टू अप्लाई डिक्रीज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। डिक्रीज माने -70 से -90 नहीं, डिक्रीज माने -70 से -40-50 की तरफ आना। थर्ड फैक्टर या फोर्थ फैक्टर भी लगाने अगर देखा जाए तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर which is not much, but yes body temperature also regulates to some extent। शुरू में हार्ट आउटपुट कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, लेटर ऑन कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। कैसे? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, जैसे फीवर वगैरह में, इंक्रीज हार्ट रेट ड्यू टू परमिएबिलिटी ऑफ द आयंस रिजल्टिंग इन एक्साइटेशन और सेल्फ एक्साइटेशन प्रोसेस ऑफ द एसे नोड। But inotropy effect is soon negated by exhaustion of the muscle due to increased metabolism। टेम्परेचर से मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा बढ़ जाएगा मसल्स का, और कार्डिक मसल्स का भी ज्यादा हो जाएगा, एंड फाइनली जो है कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। तो इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर टू सम एक्सटेंट, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वो थोड़ा बॉडी टेम्परेचर इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग द कार्डिक आउटपुट। हार्ट रेट भी बढ़ता है एक्सरसाइज में, कार्डिक आउटपुट भी, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है। बट फीवर में तो भाई 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे की एक्सरसाइज नहीं हुई, फीवर में अभी 6 घंटे फीवर आ रहा है, 4 घंटे फीवर आ रहा है, डेली मॉर्निंग इवनिंग आ रहा है, फिर लंबे लंबे समय के लिए फीवर, तो हमारा कार्डिक मसल भी वीक हो जाती है कि भाई वो बीट करते करते इंक्रीज निकालते निकालते फाइनली एटीपी से ही उसकी एडजस्ट हो गए। So increased body temperature, initially it is beneficial to the cardiac output, but later on prolonged body temperature rise will result into eventual weakness। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। और यहाँ पर हम लोग जो है, एक्सक्यूज मी सर अरिथमिया जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है क्या? एरिथमिया
सर अरिथमिया सर जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है क्या? जेनेटिक एरिथमिया जेनेटिक भी से जेनेटिक तो हम लोग जो पेरेंट्स से जब ट्रांसफर हो रहा है जीन्स के थ्रू, तो जीन्स के थ्रू हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम ट्रांसफर हो सकती है। तो हार्ट का मस्कुलर डेवलपमेंट, पेसमेकर टिश्यूज, पेसमेकर, सो दैट इज पॉसिबल। बट एरिथमिया अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इट इज इरेगुलर रिथम। हार्ट और जब जेनेटिक बात कर रहे हैं तो वो तो हम स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, ये फंक्शंस, दैट मीन रेगुलरली इट इज नॉट बीटिंग। तो अगर उसका इंडिविजुअल का रेगुलरली बीट कर रहा था, पहले पोटेशियम आयन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर अभी जेनेटिक्स का रोल नहीं आया। बट बहुत सारे पेशेंट्स जो है एरिथमिया के पेशेंट्स हैं, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, अभी आप देखोगे रिलेटिव्स में यार एरिथमिया है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये एरिथमिया हम लोग डिटेल में, एरिथमिया भी हम लोग जब ईसीजी बात करेंगे उसमें हम लोग एरिथमिया भी पढ़ेंगे। लेकिन एरिथमिया इज ए फंक्शनल, जो रेगुलर रिदम नहीं हो रही है, 72 टाइम्स भी हो रहा है, पता लगा इरेगुलर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ब्लॉक्स है, तो ये एरिथमिया जेनेटिक हो सकता है। आंसर अगर ऐसा देना है तो यस बोल सकते हो, लेकिन जेनेटिक वाले तो हम लोग पहले तो स्ट्रक्चरली कुछ चेंज हो रहा है और वो हो रहा है, तो वहां पर सेम इंडिविजुअल का पहले हार्ट ठीक चलता था, पर हार्ट अटैक के बाद में उसका जो है और Purkinje fiber conductive tissue myocardial infarction, इसलिए जो है कॉमनली एरिथमिया जेनेटिक तो नहीं होगा, हो सकता है। अगर वैसा आंसर करना हो सकता है, एरिथमिया अगर किसी इंडिविजुअल में डेवलप होना शुरू हो गया है, दैट मींस उसके अंदर हार्ट का प्रॉब्लम कुछ हुआ है, दैट प्रॉब्लम में भी द एथेरोस्क्लेरोसिस प्रॉब्लम में भी द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, बट हो सकता है यस, बचपन से ही हो सकता है, टिश्यूज उसका ठीक से डेवलप नहीं हो तो शुरू से हो सकता है, पेसमेकर टिश्यू ठीक से डेवलप नहीं हो तो वो स्लो रेट पे हो, 72 टाइम्स नहीं हो, तो वैसे करके अगर आपको आंसर देना तो हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर जेनेटिक का कोई रोल नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, यस सर। अभी हम लोग बिफोर वी कम टू कार्डियक आउटपुट, पूरा जितना हम लोगों ने लास्ट 3-4 क्लासेस में बात किया हुआ है, क्विकली इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना तो हम लोगों को हमेशा ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट कुछ भी आ रहा है, मोटा सा कार्डियक आउटपुट के रेगुलेशन में, इतना के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड, क्विकली नीचे से समझते। पहले सुनो, स्क्रीनशॉट ले लेना, सब समझ में आ जाएगा। फिलिंग प्रेशर, ये हम लोगों ने प्रीलोड की बात किया, ये आगे प्रीलोड में फ्रैंक स्टार्लिंग में कह रहे हैं, स्टार्लिंग्स लॉ के थ्रू दिस इज प्लस, देयर इज इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। देन हम लोगों ने आफ्टर लोड का बात किया था, आर्टीरियल प्रेशर, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो ये नेगेटिव, मतलब लेस कार्डियक आउटपुट होता है, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो देखो ये प्रीलोड, दिस इज आफ्टर लोड, एंड इट इज सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में हम लोगों ने ऑल पॉसिबल के थ्रू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट कर दिया था, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, पॉजिटिव इनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, दैट मीन हार्ट रेट ज्यादा। पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू मेनली हार्ट रेट एंड ये नेगेटिव है, नेगेटिव एंड हार्ट रेट हो चेंजेस और स्ट्रोक वॉल्यूम चेंजेस, बोथ आर गोइंग टू अफेक्ट द कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट ज्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा। तो ये जो है 4 फैक्टर्स, ये क्विकली बड़ी इंटरेस्टिंग, इजीली याद रहे तो क्विकली बना दिया तो यू गेट द मोर मार्क्स इवन व्हेन द रेगुलेशन ऑफ हार्ट ऑफ द कार्डियक आउटपुट इज कम। ठीक है, प्रीलोड, आफ्टर लोड, ऑटोनॉमिक नर्व्स, अदरवाइज तो बाकी तो जो बताया है वो दैट ऑल विल बी इन द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक। ठीक है, अभी हम लोग इस टेक स्क्रीनशॉट, सो अंडरस्टैंडिंग दिस स्लाइड वाज नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट वी कम टू स्मॉल पार्ट जो इस फुल क्वेश्चन के साथ में आता है, डिस्क्राइब एनी वन मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो भाई कार्डियक आउटपुट का हम लोग मेथड्स देखते हैं। लास्ट टॉपिक है कार्डियक आउटपुट का। नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में वी शुड बी एबल टू फिनिश दिस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। टाइम से क्लास खत्म करना भी है, बिकॉज 9:30 देयर इज अ सीनियर बैच का क्लास। जो कार्डियक आउटपुट के मेजरमेंट्स के हैं, एक पहले हम देखें टोटल मैथ है,
और फिर एक ही करेंगे बाकी का मतलब क्या होता है, बट एक में बड़ा आंसर मिले पूछा जाए क्या कारो को डायरेक्टली मेजर भाई हम लोग नहीं कर सकते। किलोमीटर लगी हम लोग एक टॉप पे लगा दिया किलोमीटर से कहीं जितना ब्लड यहां से निकले लोग नहीं की लोग डे टू डे पहले इतने मेथड्स हैं अब टेक्नोलॉजी मेजर करा में होते करते हैं देखने की हो रही है। आप पल्स प्रेशर मेजर करते हो, ब्लड प्रेशर मेजर करके पल्स प्रेशर का लॉगरिथम वगैरह और मेजर करते हो। सॉरी, तो दीज आर द वेरियस मेथड्स, डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट मेथड्स। हम लोग मेनली ये ऑक्सीजन कंज्यूम फिक्स प्रिंसिपल शॉर्ट नोट भी आता है, ये हम लोग बात करने वाले। फिक्स मेथड, व्हाट इज फिक्स प्रिंसिपल, व्हाट इज फिक्स मेथड, हाउ द डिस्क्राइब एनी वन मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कार्डियक आउटपुट, यही आपको बात कर, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट एंड वी कम टू द मेनली फिक्स मेथड, फिक्स प्रिंसिपल फॉर मेजरमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। देख फिक्स प्रिंसिपल है क्या, अभी आपको स्लोली स्लाइटली, माय स्पीड विल बी स्लाइटली स्लो। देखो समझने के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन अप बाय एनी ऑर्गन, फिक्स प्रिंसिपल से हम लोग कार्डियक आउटपुट तो मेजर करते ही हैं, और भी हमें रीनल ब्लड फ्लो, किडनी में कितना जा रहा है ब्लड, वही तो किडनी की आर्टरी में कितना गया था, वेन से कितना आया, कितना कम हो गया, और यूनिट टाइम में निकाल लो। इस तरीके से दैट इज व्हाट इज बेस्ड। Amount of substance taken up by सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ देखो अभी आवाज आई, देखो अभी चेक करना। हाँ सर अभी आ रही है। यस सर, अब आ रही है आवाज। Now fixed principle, that means amount of substance taken up. Let us read it, you will understand. Amount of substance taken up by an organ, चाहे किडनी हो चाहे होल बॉडी हो। होल बॉडी के लिए हम लोग लंग्स का यूज कर सकते हैं, लंग में कितना आया वो कितना निकला, तो ये होल बॉडी का हो गया। किडनी की आर्टरी में कितना आया और किडनी के वेन्स में कितना निकला, ये हमारा किडनी का ब्लड फ्लो निकाल सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन अप बाय एन ऑर्गन और होल बॉडी per unit time is equal to arteriovenous difference of the substance times the blood flow. एक फार्मूला है, अभी नीचे फार्मूला आएगा, एक सेकेंड, फार्मूला भी फोकस कर, ठीक है, ये जस्ट अभी लिखा हुआ है, इसको अभी डिस्क्राइब करेंगे। दैट मीन्स किसी भी ऑर्गन में कितना सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो रहा है, that will depend आर्टरी में कितना है, वेन्स में कितना है और कितना ब्लड फ्लो आया था। हाँ सॉरी सर हाँ आवाज नहीं आती देखो, अभी देखो अगेन आवाज आए क्या? चेक इट। यस सर, अब आ रही है। आ गई। यस सर, अब आ रही है। तो फिक्स प्रिंसिपल क्या हो गया? देखते हैं, अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इट इज नॉट डिफिकल्ट। कोई भी सब्सटेंस कंज्यूम, लंग्स के लिए अगर बात करें तो टोटल आया और लंग्स सर आर रेफरेंस है, आना था आर रेफरेंस में सब्सटेंस और या किडनी का होगा, हमें अगर निकालना है रील है देयर इज वी कैन यूज डिफरेंस दैट इज आल्सो सब्सटेंस और इक्वल ये ऑप्शन difference is easy to understand. By the amount of oxygen in a given time, dividing this by the difference for all. हमें पूरी आउटपुट निकालने के लिए ब्लड फ्लो इज इक्वल टू आउटपुट, दैट मींस ऑक्सीजन कंजम्पशन में कोई बाहर से सब्सटेंस नहीं दे पड़ता, ऑक्सीजन ये वन ऑफ द हार्मोनिक्स में पल्मोनरी जो राइट दिया गया है तो वेन्स प्लस बॉडी ऑक्सीजन और आर्टरी रेफरेंस सर्वली एरिया पर वेन्स अगर कार्डियक पुट इज अगेन वी डिवाइड इन लीड्स विल स्मॉल डिफरेंस कैन हैव time equal to difference a arteriovenous difference multiplied times the blood flow is cardiac out। ठीक है, अभी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं फिगर कितना होता है, कार्डियक आउटपुट हम लोगों का कितना चलता है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट यहाँ पर ऑक्सीजन कंजम्पशन निकाल के ऑक्सीजन कंजम्पशन और बॉडी इज मेजर्ड फॉर इट। हम लोग पायरो कितना ऑक्सीजन कंजम्पशन हुआ, हम लोग ऑक्सीजन नॉट दैट डिफिकल्ट निकाल पर के अंदर कितना है और बड़ा उसके नीडल पर भी मेजर को भी था जो लग रही है उसको बड़ी में वाइस काट दिया है। इसके लिए वेट के बाद टोटल सिस्टमिक आर्टरी डिवाइड्स विद साइज डिफरेंस अब आर्टरी में लिया ऑक्सीजन का आर्टरी करता है राइट में गए क्योंकि ये भी करेक्टिव से प्लेस करे ऑक्सीजन को नीड कैपिटल इन द हार्मोनिक्स पल्मोनरी आती है तो रियल होता है 40 में भी तो इसमें क्या है दिस सॉल्व क्विकली इसमें एज ऑप्शन ये हम लोग नहीं 20 केजी में एंड में 76 डेटा को या टिल 2 ऑप्शन जब जो ऑप्शन है 2 पर सेकंड पॉइंट ऑप्शन लेवल 72 बीट्स पर मिनट तो व्हाट इज ये आपको मिल गया फिक्स है गाड़ी आउटपुट वॉल्यूम में डिवाइड बाय हाइट टू बी सेम मतलब है इनपुट इट नहीं और सब्जेक्ट में लॉक्स लिखा है पूरे सेम थी स्क्रीन एंड एडवांस पॉइंट ये आउट फॉर एक फिजिकल वॉल्यूम मल्टीप्लाई आर्टिकल क्विकली हियर वेरी गुड बाय सर के वी डिटेल बात आखिरी मेथड मिलके बोले आर्टिकल स्क्रीन कोई स्पेशली गाड़ी ले रहे हैं ये मेथड
इसलिए भी हम लोगों ने चला दिया था कि क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर क्लास आप सर भी इसकी बोलो पीडीएफ अगर आपको बहुत political science teaching to staff देते हुए जो cannot be defined rules because ऐसे करना पड़ना है आप स्लाइड देना और ये वो कहीं इसी जो है आपको एक बार उसमें भी दिया आप कह रहे हो बिल्कुल सही है लेकिन वो वैसे ही तो वो कहते हैं किताब में लिखा हुआ है तो वो जब शेयर नहीं है डोंट डिपेंड ऑन दैट पीडीएफ सम ऑफ द डिवाइड और सम ऑफ द टीचर्स मे बी पासिंग आई एम आस्किंग यू आफ्टर फिनिशिंग जो नहीं, चैप्टर आपने पढ़ा दिया एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ उसके बाद अगर आप भेज दें तो भी बेटर नहीं है वो जो है वो कंटिन्यूअसली चेंजेस भी होते रहते हैं उसका ऐसे नहीं कर पाएंगे पब्लिसाइज लेकिन सपोज यू आर इंटरेस्टेड यू कम टू माय ऑफिस अभी कॉलेज खुल जाएगा महीने 2 महीने में जब भी खुलता है एंड यू आर रिक्वेस्टिंग सर कि मैम ये वाला टॉपिक रह गया ये रह गया इसका दे दिए तो वन ऑट स्टूडेंट इज गिविंग वन ऑट मींस whosoever is approaching with a specific request but क्लास में पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे that is totally prohibited that will not be done don't depend on that but still आप स्टक अप है कोई टॉपिक स्टक है आप अकेले के लिए नहीं है everybody suppose is coming personally requesting सर ऐसा ऐसा है अब पेन ड्राइव लाए हमने पेन ड्राइव में आपको ओके सर थैंक यू सर चल थैंक यू थैंक्स अ लॉट कुछ क्वेश्चन नहीं है तो दूसरा क्लास दे आर रेडी टू स्टार्ट एंड वी विल स्टॉप हियर ओके थैंक यू